हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 20 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? दिल्ली। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है और इसमें यह खुलासा हुआ है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? दिल्ली। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो स्विट्जरलैंड का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IQ ईयर। तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसी में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली को बताया गया है। साल 2018 से लेकर अभी तक दिल्ली 4 बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। भारत का औसत वार्षिक PM कितना रहा है? 2.5 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत का औसत वार्षिक PM कितना रहा है? 2.5 या 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। बांग्लादेश को दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बताया गया है इस रिपोर्ट में, यानी कि वायु गुणवत्ता के आधार पर दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश। फिर उसके बाद है पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर है भारत। तो भारत 134 देशों में तीसरे स्थान पर है। दुनिया के 5 सबसे खराब हवा वाले देशों की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर है बांग्लादेश, दूसरे पर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर है भारत, चौथे नंबर पर है तजाकिस्तान और 5वें स्थान पर है बुर्किना फासो। तो दोस्तों ये हैं 5 सबसे खराब हवा वाले देश। इसके अलावा दोस्तों इस रिपोर्ट में बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है और दुनिया के टॉप 11 प्रदूषित शहरों में 10 शहर भारत के हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। 2024 की कुछ प्रमुख सूचकांक डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में लैंगिक असमानता सूचकांक को बताया गया था मानव विकास सूचकांक 2023-24 में। तो उसमें यह कहा गया था कि 2022 में भारत की रैंक 108 रही है और पहला स्थान डेनमार्क का रहा है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 को अभी हाल ही में जारी किया गया था, उसमें भारत की रैंक 134 और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत 93वें स्थान पर रहा है और पहला स्थान डेनमार्क का रहा है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 66वें स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर UAE रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें नंबर पर रहा है। पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर कोई नहीं रहा है। चौथे नंबर पर डेनमार्क, 5वें पर एस्टोनिया और 6ठे नंबर पर फिलीपींस रहा है। दोस्तों लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत 41वें स्थान पर रहा है और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों 2024 के लिए हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स का फर्स्ट हाफ जारी किया गया था। इसमें भारत 85वें स्थान पर रहा है। जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी पहले स्थान पर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 42वें नंबर पर रहा है और पहले स्थान पर अमेरिका रहा है। अभी हाल ही में भारत में तेंदुआ रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया था और इसमें यह बताया गया था कि भारत में लेपर्ड की संख्या है 13,874 और सबसे अधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में है 3,907। तो ये सभी सूचकांक और रिपोर्ट को आप नोट कर सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी डेली करंट अफेयर्स की। और इसके अलावा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF क्लास नोट, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों ई बुक की बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास
भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। तो 2024 में इसका आयोजन 18 से 31 मार्च 2024 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किया जा रहा है। तो इसमें भारत और अमेरिका की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। और याद रखिएगा कि यह त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास है। त्रिसेवा का मतलब है इसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल हो रही हैं। टाइगर ट्रम्प का पहला संस्करण हुआ था 2019 में। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच बहुत सारे अभ्यास होते हैं, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास, अभ्यास तर्कस, कोप इंडिया और मालाबार एक्सरसाइज ये होती है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो ये सभी अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। तो मैत्री युद्धाभ्यास भारत थाईलैंड के बीच होता है और अभ्यास अयोध्या भारत और थाईलैंड के बीच होता है। दोस्ती युद्धाभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। इसके अलावा एक्यूवीरियन भारत और मालदीव के बीच होता है। नोमोडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है। डस्टेलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच और ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया गया है, यानी कि इसे शॉर्ट में KYC ऐप बोलते हैं। तो KYC ऐप अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप के माध्यम से मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में खड़े उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पता कर सकते हैं, यानी कि किस कैंडिडेट पर कितने आपराधिक मामले हैं इसकी जानकारी KYC ऐप में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। दोस्तों, इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि उम्मीदवारों को समाचार पत्रों और टेलीविजन पर 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना जरूरी होगा। बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और इसीलिए 25 जनवरी को भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करवाना। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। चलिए कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेस सेवा पोर्टल को अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और स्वाति पोर्टल को अजय कुमार सूद जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, हज सुविधा ऐप को अभी हाल ही में स्मृति ईरानी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कॉल बिफोर यू डे ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था और प्रहरी ऐप BSF और गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा और स्किल ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? यानी नॉर्थ ईस्ट गेम 24 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा नागालैंड में। तो नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट गेम शुरू हुए हैं अभी हाल ही में। तो 18 मार्च से 23 मार्च 2024 तक नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट गेम्स का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, तो उनके द्वारा अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स की ऑफिशियली तौर पर शुरुआत की गई है। इस खेल आयोजन में उत्तर पूर्व के सभी राज्य हिस्सा लेने वाले हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। यह पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। तो इन खेलों के माध्यम से पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो सभी एकजुट होते हैं और उनमें एकता की भावना आती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस खेल प्रतियोगिता में 15 विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। भारत में पूर्वोत्तर खेलों का जो पहला संस्करण था ये 2018 में आयोजित किया गया था और इस बार आपको याद रखना है कि तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है।
अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो उसमें आपको याद रखना है, पहला स्टेट है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है नागालैंड, पांचवा है मणिपुर, छठा राज्य है मिजोरम और सातवां राज्य है त्रिपुरा। तो ये 7 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आते हैं। इन सभी की राजधानी भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो असम की कैपिटल है दिसपुर, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, मिजोरम की कैपिटल है आइजोल और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। तो ये राजधानी भी आप याद रखिएगा। बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में WPL 2024 का खिताब RCB की टीम ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई ने विदर्भ को हरा करके जीता है। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल और सदरलैंड को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने WWF फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। खेलो इंडिया पदक विजेता अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र माने जाएंगे। ये खेल मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया था। दोस्तों, साई प्रणीत ने अभी हाल ही में बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध बैडमिंटन से रहा है। तो उन्होंने अभी हाल ही में बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस में अब भारत के नए राजदूत के रूप में विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा कि विनय कुमार अब तक म्यांमार में भारत के एम्बेसडर रहे हैं। तो रूस के राजदूत के रूप में वह पवन कपूर का स्थान लेंगे। यानी कि रूस में अब तक भारत के राजदूत थे पवन कपूर और अब उनके स्थान पर कौन आ गए हैं? विनय कुमार आ गए हैं। दोस्तों, विनय कुमार 2018 से 2020 तक अफगानिस्तान में भारतीय डिप्लोमेट के तौर पर काम कर चुके हैं। दोस्तों, विनय कुमार 1992 बैच के IFS ऑफिसर हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है रूस की, तो रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी है इसकी मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन और करेंसी है रूबल और रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ प्रमुख एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान में मधुमिता हजारिका को नियुक्त किया गया है, अंगोला में विधु पी नायर को नियुक्त किया गया है, चेक रिपब्लिक में रवीश कुमार को, डेनमार्क में मनीष प्रभात को, ग्रेनेडा और डोमिनिका में प्रदीप राज पुरोहित को। इसके अलावा फिनलैंड में हेमंत H कोटलबार को नियुक्त किया गया है, उज्बेकिस्तान में स्मिता पंत को, बुरुंडी में उपेंद्र सिंह रावत को, गिनी बिसाऊ में दिनकर अस्थाना को और मोजाम्बिक में रॉबर्ट सेट किंटोंग को नियुक्त किया गया है। तो ये हैं हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ प्रमुख राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा CP राधाकृष्णन को। तो झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन जी, तो उन्हें अब तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों, कल ही हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो तमिलिसाई सौंदराजन हैं, उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये पद खाली हो गया था, तो अब उनके स्थान पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है CP राधाकृष्णन को, जो कि झारखंड के राज्यपाल हैं। ठीक है, याद रखिएगा CP राधाकृष्णन को 2023 में झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। CP राधाकृष्णन 2016 से 2019 तक अखिल भारतीय कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए दोस्तों, सभी राज्यों के गवर्नर डिस्कस कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं S अब्दुल नजीर, अरुणाचल प्रदेश के कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, असम के गुलाब चंद्र कटारिया, बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, झारखंड के CP राधाकृष्णन, छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंदन, गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई, गुजरात के आचार्य देवव्रत, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल, इसके अलावा कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, केरल के आरिफ मोहम्मद खान, मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल, महाराष्ट्र के रमेश बैस, मणिपुर की हैं अनुसुईया उइके, इसके अलावा मेघालय के फागू चौहान, मिजोरम के डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू,
नागालैंड के ला गणेशन, उड़ीसा के रघुवर दास और पंजाब में आपको याद रखना है, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो पंजाब के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप अभी ये यहाँ पर खाली है गवर्नर का पद। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। तमिलनाडु के RN रवि हैं और तेलंगाना के CP राधाकृष्णन हैं। तो उन्हें अभी हाल ही में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। त्रिपुरा के नल्लू इंदिरा सैनी रेड्डी हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल और उत्तराखंड के गुरमीत सिंह और पश्चिम बंगाल के डॉक्टर CV आनंद बोस हैं। तो ये है सभी राज्यों के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल के द्वारा अभी हाल ही में अपने पोखरा नामक स्थान को पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है और इसका उद्देश्य है पोखरा में पर्यटन को बढ़ावा देना और पोखरा को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। बात आई है नेपाल की। तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। राजधानी इसकी काठमांडू है। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पैडोल, प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल और करेंसी है नेपाली रुपया। और सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम की जो सीमा है वो नेपाल से लगती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीमा भी नेपाल से लगती है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? नेपाल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है खुश रहना और अपने जीवन में खुशी के महत्व को अहमियत देना। दोस्तों, पहली बार यह दिवस 2013 में मनाया गया था। दोस्तों, 2024 की थीम आप याद रखिएगा, खुशी के लिए पुनः जुड़ना, लचीले समुदायों का निर्माण यानी रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट डे है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी 20 मार्च को मनाया जाता है। मार्च माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। इसके अलावा 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। और 20 मार्च को अभी हमने डिस्कस किया हुआ है विश्व गौरैया दिवस। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग एजेंट सीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गूगल डीप माइंड के द्वारा AI गेमिंग एजेंट सीमा को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, गूगल डीप माइंड ने अपना नवीनतम AI गेमिंग एजेंट सीमा लॉन्च किया है। सीमा वीडियो गेम खेलने के लिए अधिक मानवीय दृष्टिकोण लाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि वीडियो गेम खेलने के लिए सीमा का उपयोग किया जाएगा। जिस प्रकार से मनुष्य गेम खेलता है और अपने इंटेलिजेंस का यूज करता है, उसी प्रकार से ये भी गेम खेलने में इंटेलिजेंस का यूज करेगा। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर का क्या नाम है? लिसा। और इसे ओडिशा टीवी ने लॉन्च किया था। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल तिरुवनंत केरल में स्थापित किया गया है। इसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर का नाम है आइरिस और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर केरल के KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशानेबाज अखिल शिवरान और अनीस भानवाला ने पोलिस ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो निशानेबाज अखिल शिवरान और अनीस भानवाला के द्वारा पोलिस ग्रैंड प्रिक्स में गोल्ड मेडल जीता गया है। और आपको याद रखना है, पोलिस ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन पोलैंड में किया गया है। भारतीय राइफल और पिस्टल निशानेबाजों ने पोलिस ग्रैंड प्रिक्स में 2 गोल्ड मेडल के साथ कुल 6 मेडल जीते हैं। अखिल शिवरान की बात करें तो उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 468.4 अंकों का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि 468.4 अंक
उन्होंने हासिल किए हैं, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। पोलिस ग्रैंड प्रिक्स में भारत के अन्य पदक विजेताओं की बात करें तो आशी चौकसी ने सिल्वर मेडल जीता है, श्रियंका सदांगी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और नीरज कुमार ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इस प्रकार से भारत ने कितने मेडल जीते हैं पोलिस ग्रैंड प्रिक्स में? 6 मेडल जीते हैं। चलिए दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो टीएम कृष्णा को दिया गया है। तमिलिसाई सौंदराजन किस राज्य की राज्यपाल थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तेलंगाना। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये सेशेल्स के बीच आयोजित किया जाएगा। व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? 5वीं बार। चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति यानी PWD आइकॉन के रूप में किसे घोषित किया है? शीतल देवी को। सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? प्रभा वर्मा को। इसके अलावा स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीनगर में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम 2024 में प्रथम डिस्कस करने वाले हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? कैप्टन फातिमा बशीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? नेपाल। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी UAE में है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में स्थापित किया गया है। समान नागरिक संहिता यानी UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है स्वतंत्रता के बाद? तो वो बना है उत्तराखंड। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला पहला देश कौन है? भूटान। देश का पहला पशु समुदाय गृह कहाँ खोला गया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन है? भोपाल। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन है? तट मंदिर, तमिलनाडु। तो ये हैं दोस्तों 2024 में प्रथम। कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि WPL का पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2023 में WPL का पहला संस्करण हुआ था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2023 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, CP राधाकृष्णन किस राज्य के गवर्नर हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।